Dear students, today's topic is inductance. An electrical analog of inertia is inductance. ये क्या होता है? उसी प्रकार का इसका फंक्शन है जैसा इनर्शिया का होता है. Inductance plays the same role as that of inertia in mechanics, as this inductance plays the role in electrical effects. How do we define this inductance and what are the main characteristics of this inductance? We will go through this topic inductance in detail. There are two situations in which we have to study this inductance. One is the self-inductance and the second one is the mutual inductance. So let us discuss one by one. What is actually inductance? It tells us that if there are n turns in a coil, total number of turns in a coil is n, and these n turns, the flux linked with each turn is equal to phi, then the total flux linked with n turns is given by n multiplied by phi p. Phi p here represents the magnetic flux. So it states that this n phi p is directly proportional to the current. As you know that the magnetic flux linked with a coil, if it is developed due to flow in its neighboring coil, हमने ये ऐसे पढ़ा था कि इस तरीके से फैराडेज के लॉज में यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था और यहाँ एक और कॉइल ले ली और इस कॉइल को कनेक्ट कर दिया विद द सोर्स ऑफ करंट. So if the current flows in this coil, suppose this is I current, then we have learned that an induced current is developed in the neighboring coil. Now the question arises, does the amount of flux linked with this coil depends upon the value of the current? क्या फ्लक्स जो है वो इस करंट को के फ्लो होने से या इसकी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा? आंसर दिस क्वेश्चन. करंट जो फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स नेबरिंग कॉइल में लिंक हो रहा है या उसी कॉइल में, आप देखो यहाँ पर ये जो कॉइल है, पहले जब इसमें से करंट पास होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसी कॉइल में डेवलप होगा इस कॉइल के साथ लिंक हो जाएगा, वही मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में भी लिंक होगा. तो दोनों केसेस में क्या ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो करंट के स्ट्रेंथ पर, करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा? यस, इट डिपेंड्स अपॉन द करंट. बस वी हैव रिटन हियर दैट n टाइम्स फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट. व्हेन वी रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी we get a term constant. I am writing it as capital L multiplied by I, where L is called the inductance. Inductance of coil. ठीक है, L is the inductance of the coil. So how is L defined as? L is equal to n times magnetic flux divided by I. Flux upon I, we can find out the SI unit for this inductance. क्या यूनिट होगा इसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? n टाइम्स बी ए अपॉन बी इंटू एरिया डिवाइडेड बाई करंट. मैग्नेटिक फ्लक्स बी का क्या यूनिट होता है? n तो नंबर ऑफ टर्न्स है, बी का यूनिट क्या होता है? टेस्ला आ जाता है. एक एरिया है तो टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन करंट एम्पियर. तो वी कैन राइट इट एज टेस्ला मीटर स्क्वायर. दिस इज टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर. दिस इज वन यूनिट. इसको हमने टेस्ला के फॉर्म में ले लिया. मैग्नेटिक फ्लक्स का दूसरा यूनिट क्या होता है? Magnetic flux is denoted by Weber. The SI unit of magnetic flux is Weber. ठीक है, क्योंकि ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड
फ्लक्स इज इक्वल टू P इंटू ए इंटू एंगल होता है, तो हम मैक्सिमम ले लेते हैं तो PA आ जाएगा, और P को हम डिफाइन करते हैं एज फ्लक्स अपॉन एरिया, इसी से इसका नाम बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स इज मेजर्ड बाय वेबर, तो जो P का यूनिट है जिसको हम टेस्ला लिखते हैं, नाउ इट कैन बी रिटन एज वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमने L का यूनिट निकाला वो क्या था, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। नाउ इट कैन बी रिटन टेस्ला कैन बी रिप्लेस्ड बाय वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन इंटू एम्पियर इनवर्स। तो दिस विल गिव अस मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, वेबर पर एम्पियर, ये भी उसका यूनिट हो सकता है। दिस सेल्फ इंडक्टेंस कैसी क्वांटिटी है, सेल्फ इंडक्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। एज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड दैट इंडक्टेंस इज ऑफ टू टाइप्स, let us take the case of first category, that is self inductance. Now coil is connected to a cell and to a key. ठीक है, so as soon as this key is closed, what will happen, a current will flow in this coil. So because of the flow of current through this coil, you can consider this coil as a solenoid. Then what happens, a magnetic field is linked with the coil. As this magnetic field is linked with the coil, initially what is the property of the coil, that the current will take certain finite time to become its maximum value. कॉइल के अंदर जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर से या रेजिस्टर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये क्या करती है, इसमें करंट धीरे धीरे ग्रो करती है और किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद ही ये मैक्सिमम होती है। तो जिस दौरान, जिस पीरियड में ये करंट लो से हाई वैल्यू तक ग्रो कर रही है, उस समय क्या होगा, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग बाय टाइम, और जब तक ऐसा होगा तब तक क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ एक EMF विल बी इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। इसी कॉइल के अंदर एक EMF इंड्यूस हो जाता है जिसका नेचर कैसा होता है, अपोजिंग होता है, अपोजिंग कैरेक्टर इन अकॉर्डेंस टू द लेंज लॉ। तो ये क्या करेगा, ये जो EMF इंड्यूस हुआ है ये इस कॉइल के अंदर ही करंट के ग्रोथ को क्या करेगा, रोकेगा, अपोज करेगा। तो इट हैज एन अपोजिंग कैरेक्टर। सिमिलरली after a particular interval of time the current becomes maximum, and at that moment the EMF induced will be 0. Now the same process is repeated if you switch off the current. हमने की को स्विच ऑफ किया, then what happens, the current starts decreasing. अब decrease भी जो है, current will not become 0 suddenly. What will happen, it will take certain time to become 0. So this is called as the decay of the current in the coil. पहले क्या हो रहा था, growth of the current in the coil, and now it is decay of the current in the coil. So during decay what will happen, the magnetic flux linked with the coil will go on decreasing. Due to this decrease in the magnetic flux linked with the coil, what will happen, again an EMF will be induced. And again the polarity of this EMF will be such that it will oppose this decay of current through the coil. क्योंकि EMF तो क्या है, अपोजिंग कैरेक्टर का ही होता है। पहले वो ग्रोथ का विरोध कर रहा था, ग्रोथ को अपोज कर रहा था, अब ये क्या करेगा, इसके डिके को, यानी कि जो डिक्रीज हो रहा है करंट उसका अपोजिशन करेगा। तो दोनों ही केस में आपने क्या देखा कि देयर इज द क्वालिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ दिस इंडक्टेंस इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच इज प्रोड्यूसिंग इट, एंड द सेम रोल इज प्लेड बाय इनर्शिया। इनर्शिया भी क्या करता है, इनर्शिया भी यही काम करता है मैकेनिक्स में।
मैकेनिकल मोशन हो रहा हो तो इनर्शिया क्या करता है, उस मोशन का अपोजिशन करता है, चेंज ऑफ स्टेट का अपोजिशन कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडक्टेंस इज द एनालॉग, इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ इनर्शिया। और जिस प्रकार से इनर्शिया मास पर डिपेंडेंट होता है, वैसे ही हम स्टडी करेंगे दैट द मैकेनिकल द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ दिस इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन which factors that we will study in our later sections। हमें पता करने हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जिस पर ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया डिपेंड करता है। ये फिनोमिना, इस फिनोमिना की वजह से ये कार्य हो रहा है, मीन्स अपोजिशन टू द ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन द सर्किट, इट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। अब सेम कॉइल है, इसी कॉइल के अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ और डिके का अपोजिशन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। नाउ बी क्लियर, यहाँ हमने इंडक्टेंस लिखा है, यहाँ हमने इंडक्शन लिखा है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस, then self inductance is a physical quantity whereas self induction is a phenomena। ठीक है, I am going to define them one by one। First of all, what is self induction? The self induction is a phenomena in which the coil opposes the growth and decay of current passing through itself। ठीक है, सेल्फ का नाम है, इसका मतलब अब उसी कॉइल में होगा, जिस कॉइल में करंट पास हो रही है उसी कॉइल में अपोजिशन हो रहा है, या उसी कॉइल में जब करंट इंड्यूस हो रहा है तब उस फिनोमिना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। So self induction is the phenomena in which there is an opposition to the growth and decay of current passing through that coil। And what is self inductance? Self inductance is a physical quantity, and this physical quantity can be described, just now we have described it as N phi B is equal to L I, and therefore L is equal to N phi B upon I। So how do we define this self-inductance? In this definition, if I is equal to 1 unit, then L is equal to N phi B। So how can we define this self-inductance? Self-inductance is numerically equal to the magnetic flux linked with a coil when unit current flows through it। When unit current flows through this coil, the amount of magnetic flux linked with this coil will give us the numerical value of self-inductance। Self-inductance of a coil is numerically equal to the magnetic flux linked to it when unit current passes through the coil। ठीक है, what is self inductance? Self inductance of a coil is numerically equal to the magnetic flux linked to it when unit current passes through the coil। Self inductance is equal to flux divided by current। ऐसा यूनिट of M, so this is represented as flux is measured in, magnetic flux is measured in Weber
and current is measured in amperes. So L is indicated in Weber per ampere. We can write it as Weber per ampere. In the honor of the founder of this inductance, this SI unit can be represented in terms of Henry. It is also called as Henry in the honor of the scientist from USA, Henry. So we can write 1 Henry is equal to 1 Weber upon 1 ampere. Thus, we can define the self-inductance of a coil in terms of Henry. What is it? The self-inductance of a coil is said to be 1 Henry when a magnetic flux of 1 Weber is linked to a coil on passing a current of 1 ampere through the coil. We can define 1 Henry from this expression. 1 Henry is the self-inductance of a coil if magnetic flux linked with coil is 1 Weber on passing a current of 1 ampere through it. 1 Henry is the self-inductance of a coil if magnetic flux linked with the coil is 1 Weber on passing a current of 1 ampere through it. It means here through the coil. We can also define this self-inductance in another form. By the second law of Faraday, this is minus of d phi over dt, induced EMF. So, this induced EMF can be written in terms of self-inductance as minus of d by dt of Li, because phi is equal to Li. This is the magnetic flux. So, therefore, this can be written as minus of L. L is constant, so we can take it out of the derivative, and d by dt of I. That is di by dt, the rate of change of current. Thus, L is equal to EMF divided by di over dt. And we can write here the magnitude, modulus of EMF, neglecting this sign. So, in this way, we can define the self-inductance. So, if di over dt, this is equal to 1 unit, L is numerically equal to modulus of E. So, what is the definition of the self-inductance in terms of EMF? So, the self-inductance of a coil is numerically equal to the EMF induced in the coil when the current changes at 1 unit rate from the coil. Self-inductance is numerically equal to the EMF induced in the coil when rate of change in current through
Self inductance is numerically equal to the EMF induced in the coil when the rate of change in current through it is 1 unit. On the basis of this definition, we can define 1 Henry in terms of EMF. Thus, L is equal to E divided by di over dt with modulus 1 Henry is equal to 1 volt. The unit of EMF is 1 volt and the unit of di by dt, this is 1 ampere per second. In this way we can define Henry. So 1 Henry is the self inductance of a coil when an EMF of 1 volt is induced in the coil on changing the current through it Thus we can define 1 Henry as 1 Henry is the self-inductance of a coil when an EMF of 1 volt is induced in the coil on changing the current through it at the rate of 1 ampere per second. उसी कॉइल में से करंट का रेट ऑफ चेंज अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तब हम इसमें जो EMF इंड्यूस हो रहा है 1 वोल्ट, तब हेनरी उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा. SI यूनिट यू हैव लर्न. व्हाट इज द SI यूनिट और L is equal to what is the formula? Flux upon current. So it is Weber per ampere and it is a scalar quantity. The self inductance of a solenoid. We will consider the solenoid. As you know that a solenoid is a long coil which is connected here to a cell along with a key. And let us suppose I is the value of the current passing through the solenoid. The number density of the solenoid is equal to N. What is N? Number of turns per unit length. Then we have learned the magnetic field linked with the solenoid. It passes or it lies along the axis of the solenoid uniformly like this. And the value of this magnetic field is given by, किसी को याद है क्या? What is the magnetic field? Mu naught I. Mu naught N I. So mu naught N I. This is the magnetic field linked with the solenoid. हम इसके पोल्स भी पता कर सकते हैं. ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा. और जो सोलेनॉइड का एरिया है कॉइल का, वो एरिया हम मान लेते हैं A. Let A be the area of the coil and let us suppose small l is the length of the solenoid. अब इसको हम स्मॉल l ले रहे हैं क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैपिटल L से डिनोट कर रहे हैं. तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कैपिटल L is for self inductance and small l is for the length of the solenoid.
So we will write down the formula for the flux. N is the number of turns. Flux is this. This is equal to Li, or L is equal to N times magnetic flux divided by I. We will substitute the value of flux. Flux कितना होता है? B dot A, dot product of B and A divided by current, or this L is equal to N. N is the total number of turns. Now total number of turns in the solenoid, कैपिटल N के टर्म्स में लिखेंगे स्मॉल n को, तो कैसा आ जाएगा? स्मॉल n is the number of turns per unit length, multiply it by the length of the solenoid. This gives us total n, the total number of the turns, therefore the n. So expression for L is equal to n into L, B is equal to mu naught Ni and cos theta is equal to 1, और एरिया को रख दिया A. ठीक, L is equal to mu naught n into n, n स्क्वायर हो गया, A into I, और यहाँ पर क्या आ रहा था? फ्लक्स अपॉन, इधर एक डिवीजन में और आएगा ना करंट, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? L is equal to n phi b अपॉन I. तो L की वैल्यू तो हो गई NL इंटू म्यू नॉट NI इंटू A, और डिवाइडेड बाई I कर दिया, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ गया, तो I की वैल्यू I से कैंसिल हो जाएगी, एंड वी गेट द फॉर्मूला फॉर दिस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड एस म्यू नॉट n स्क्वायर A, और L स्मॉल l और है ना, ठीक है, mu naught n square A L. This is the expression for the self inductance of the solenoid. Now what are the factors upon which this self inductance depend? We can write this in form of some relative permeability. यहाँ देखो, अगर इस solenoid में हम एक आयरन का कोर डाल दें, तो आयरन कोर का जो permeability है वो क्या लगेगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं फॉर एनी मीडियम और फॉर ए कोर ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर. म्यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? म्यू आर इंटू म्यू नॉट. We can write down the expression L is equal to म्यू नॉट को रिप्लेस करेंगे म्यू से, म्यू n स्क्वायर A L, और दिस इज इक्वल टू म्यू r इंटू म्यू नॉट n स्क्वायर A L. This is the expression of the self inductance of the solenoid when a core is used instead of air. Now it depends upon the permeability of the core. In general, what happens? We use a soft iron as a core. Why do we take the soft iron as a core? Because the relative permeability of soft iron is much higher. जितना ज़्यादा permeability होगी उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेट करता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द solenoid. तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस को चेंज कर सकते हैं. क्या क्या फैक्टर्स आ गए यहाँ से? फर्स्ट वन इज द depends upon the construction of the solenoid or the geometry of the solenoid. इसको हम कह सकते हैं it depends upon the geometry of solenoid. ज्योमेट्री में सब चीजें आ गई. क्या क्या चीजें आ गई? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सेकंड वन इज द ज्योमेट्री ऑफ द solenoid, कोर ऑफ solenoid. फर्स्ट वन, सेकंड है कोर मटेरियल. क्या मटेरियल यूज किया है कोर का, उस पर भी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है. और ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा. जब भी सोलेनॉइड का इंडक्टेंस पूछा तो उसके साथ में एक क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का, व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड डिपेंड.
एक और फॉर्म है जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए ये जो हमारी सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड का एरिया ए नहीं देख करके, सपोज दिस इज द सोलेनॉइड and let us suppose the radius of the solenoid is given as r. So if r is the radius of the solenoid, the self inductance can be written as L is equal to mu r mu naught n square. A will be replaced by pi r square into L. तो इस फॉर्म में भी सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड के अंदर आपने क्या देखा कि किसी भी सोलेनॉइड या किसी भी कॉइल के अंदर जब हम करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो एक उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इस सेम कॉइल में जनरेट होने वाले इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज बैक ईएमएफ? इट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड इटसेल्फ व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड। उसी करंट उसी कॉइल में ये डेवलप हो जा रहा है, तो इसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। और ये बैक ईएमएफ अनडिजायरेबल है। कंडक्टिंग वायर में क्या होता है, जैसे ही हम सेल कनेक्ट करेंगे एट द मोमेंट द करंट विल बी सेट अप इन द कंडक्टर। बट व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द solenoid or a coil? That as you set up a current in the solenoid while connecting it to a cell, immediately the current will not become maximum. Why? Because of this back EMF. So it is opposing the growth of current in the coil. तो अगर ये opposition आ रहा है तो क्या होगा कि if we want to increase the current, some amount of work has to be done.